दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ दुगड्डा के एक मानव भक्षी गुलदार की स्टोरी, और इसके पिछले मैंने जो पार्ट बनाए हैं उनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इस गुलदार ने क्या क्या घटनाक्रम किया, और इसके बाद जब इसको पकड़ने या मारने की कोशिश की गई तो किस प्रकार इस गुलदार के साथ शिकारियों के चालाकी भरे मोर्चे हुए, चालाकी भरे संघर्ष हुए। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। 15 अप्रैल सन 1977 को फाइनली जो शिकारी इमाम थे और जो एक अमेरिकी शिकारी थे हंटर वायलर, उनको इस मानव भक्षी गुलदार को मारने का जो परमिट था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू कर दिया गया। और लेकिन इस परमिट में दो खास शर्तें उनके सामने रखी गई थी, और उनमें से पहली शर्त तो ये थी कि इस मानव भक्षी गुलदार का जो शिकार किया जाएगा वो केवल सूरज उगने से लेकर के सूरज छिपने तक, यानी कि केवल दिन के समय में ही इसका शिकार किया जाएगा। इतना ही नहीं, उस समय उस एरिया में जो कि दुगड्डा का एरिया था और ढांगू का जो जंगल का ब्लॉक था, उसके अंदर करीब 30-35 गुलदार एक्टिव थे। यानी उस इलाके के जंगलों में करीब 30-35 गुलदार थे, और उसमें से केवल एक मानव भक्षी गुलदार को ढूंढकर ही उन शिकारियों को मारने का आदेश दिया गया। उनको ये खास बोला गया कि कोई दूसरा गुलदार, कोई इनोसेंट गुलदार नहीं मरना चाहिए, केवल मानव भक्षी गुलदार को ही खोज कर मारा जाए। इस प्रकार ये दो कंडीशन उन शिकारियों को लगा दी गई उनके परमिट में, और उसके बाद उनको इस गुलदार को मारने का परमिट इशू कर दिया गया। इस परमिट के बाद उन दोनों शिकारियों के सामने कई सवाल उत्पन्न हो गए, कई सवालों ने जन्म लिया। उसमें से सबसे पहला सवाल तो यही था कि जो मानव भक्षी गुलदार था वो जो भी शिकार कर रहा था वो रात के समय में कर रहा था, और वैसे भी जो गुलदार होते हैं वो अधिकांश मामलों में रात को ही अपना शिकार करते हैं। शाम से लेकर के सुबह होने तक ये जो गुलदार होते हैं ये एक्टिव होते हैं। और ये जो मानव भक्षी गुलदार था ये गांव के आसपास के इलाके में जो वारदातें कर रहा था वो करीब शाम को 6 बजे के बाद से ये अब एक्टिव हो जाता था, और रात को ही ये अपने जो मानव भक्षण की जो घटनाएं करता था, इंसानों को मारने की जो घटनाएं करता था वो करता था। अब दिन के समय में ऐसे मानव भक्षी गुलदार को खोज करके मारना, जो कि अधिकांश मामलों में रात को ही ज्यादा एक्टिव होता था, बहुत ही टेढ़ी खीर थी। इस एरिया में उस समय 30 से लेकर के 35 गुलदार जंगलों में रहते थे, और उन 30-35 गुलदारों में से केवल एक मानव भक्षी गुलदार को, वो भी दिन के समय में, ढूंढ करके मारना भूसे के अंदर खोई हुई सुई को ढूंढने के बराबर था। इसके अलावा वो जो तमाम बड़ा एरिया था, 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वो गुलदार एक्टिव था। उस एरिया में चीड़ के, बांज के, खड़िक के, काफल के और तमाम दूसरे पेड़ों के जंगल थे, और ऊंची नीची पहाड़ियों का वो इलाका था। और उन पेड़ों के नीचे घनी लंटाना की झाड़ियां छाई हुई थी, जगह जगह गधेरे थे, जंगली नाले थे, और पहाड़ों के अंदर गुफाएं थी, चट्टानी एरिया था। और मदर नेचर ने ऐसे इलाके उस गुलदार को रहने के लिए प्रदान किए थे जिसमें वो गुलदार बड़ी आसानी से छिप करके रह सकता था। ऐसे बीहड़ और दूरू जो खतरनाक जंगली इलाके थे उनके बीच में मानव भक्षी गुलदार को दिन के समय ढूंढकर मारना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी वो जो शिकारी थे उन्होंने इस गुलदार को मारने का बीड़ा उठाया और अपने अभियान में लग गए। इन सभी मुसीबतों को ध्यान में रख करके उन शिकारियों के द्वारा यह तय किया गया कि 6 भैंस के कटरे खरीदे जाएं, और उन भैंस के कटरों को गुलदार के आने जाने वाले जो रास्ते हैं, जंगलों के अंदर रास्ते जो गांव से जंगलों की तरफ जाते हैं, उन रास्तों पर उन कटरों को बांधा जाए। और जब उस गुलदार के द्वारा उन कटरों का शिकार कर लिया जाए तो वहां पर पेड़ों के आसपास ही, जहां पर कि गुलदार उस कटरे को खींच करके ले जाए, अगर वहां पर पेड़ों
के आसपास कोई जगह मिलती है तो पेड़ों पर मचान बांध करके उसका शिकार किया जाए, उस पर बैठा जाए। और अगर वहाँ पर कोई सुविधाजनक पेड़ नहीं मिलता है तो किसी झाड़ी के अंदर ही छिप करके उस गुलदार का इंतजार करके उसको गोली से मारा जाए। और इसके बाद में उन शिकारी के द्वारा 6 कटरे खरीद ले गए और इन 6 कटरों के अलावा वहाँ के जो लोकल गांव थे जहाँ पर कि इन कटरों को बांधा जाना था, उस लोकल गांव में किसी एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाए कि अगर गुलदार के द्वारा इन कटरों को मार दिया गया है तो उसकी सूचना शिकारियों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि गुलदार का जो ऑपरेशन एरिया था वो काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर 1977-78 के टाइम में सड़कों का इतना बढ़िया जाल नहीं था पहाड़ी इलाकों में, और ना ही आजकल की तरह कोई मोबाइल फ़ोनों की व्यवस्था थी। इसलिए अगर गुलदार किसी कटरे को मारता तो उसकी सूचना शिकारियों तक काफ़ी देर से पहुंच सकती थी। इसके लिए उन्होंने यह व्यवस्था की कि जिस गांव के आसपास उस कटरे को बांधा जाए और वहां का कोई लोकल आदमी इस ड्यूटी को संभाले और वो रोज जा करके कटरे को चारा भी दे और ये देखे कि उस कटरे को अगर मार दिया गया है तो उसकी सूचना तुरंत शिकारी को दी जाए, जिससे कि शिकारी अविलंब वहां पर पहुंच करके उस गुलदार को ठिकाने लगा सके। इसके बाद में जो पहला कटरा था वो पुरानकोट के जंगल में बांधा गया, दूसरा कटरा बड़ेत के जंगल में बांध दिया गया, तीसरा कटरा जामल शेर के पास बांधा गया, और इसके बाद में जो चौथा कटरा था और जो पांचवा कटरा था वो तिमली जो गांव है उसके आसपास के जंगलों में बांधा गया। और इस प्रकार इन कटरों को जब शिकारियों के द्वारा बांध दिया गया तो शिकारियों को महसूस हुआ कि और कटरे खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गुलदार है उसका ऑपरेशन एरिया काफ़ी बड़ा है। अब शिकारी हंटर वायलर और इमाम के द्वारा 6 और कटरे खरीदे गए। अब 12 कटरे अलग अलग इलाकों में जंगलों के आसपास के गांव में इन शिकारी के द्वारा बांध दिए गए। उस इलाके में जहां पर कि मानव भक्षी गुलदार एक्टिव था वहां पर 30-35 और गुलदार भी जंगलों में रहते थे। अब मानव भक्षी गुलदार के द्वारा उन कटरों को मारा गया है या फिर नॉर्मल गुलदारों के द्वारा उन कटरों का शिकार कर लिया गया है, इसकी भी उनको तहकीकात करनी थी। और यह पता उनको चलना था उस कटरे की बॉडी को देख करके, क्योंकि वो जो मानवभक्षी गुलदार था उसका जो एक केनाइन दांत था ऊपर के जबड़े का, जो राइट साइड का जो केनाइन दांत था वो पूरा कंप्लीट साबुत था और उसी का वो निशान बनाता था। और उसका जो ऊपर के जबड़े का लेफ्ट साइड का जो केनाइन था वो आधा टूटा हुआ था और केवल आधा ही वो दांत था, और जो उसके नीचे के जो दांत थे उनमें से राइट साइड का एक दांत जड़ तक घिस गया था और लेफ्ट साइड का नीचे के जबड़े का जो दांत था वो भी करीब 30-35% तक ही था, बाकी टूट गया था। और इसकी वजह से वो जो गुलदार था जब वो अपना शिकार करता था तो गले को जब वो पकड़ता था तो उसकी बॉडी पर इन दांतों के क्लियर निशान आते थे, जिसमें से एक निशान था दांत का वो तो काफ़ी गहरा बनता था और बाकी जो निशान थे वो कम गहरे बनते थे। और इन निशानों को देख करके, कटरे की बॉडी को देख करके आसानी से पता लगाया जा सकता था कि ये जो शिकार है ये मानवभक्षी गुलदार के द्वारा किया गया है या किसी नॉर्मल गुलदार के द्वारा किया गया है। उस समय उन जंगलों के अंदर टाइगर नहीं मिलते थे, इसलिए टाइगर के द्वारा तो उन कटरों को मारने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन जो दूसरे गुलदार थे वो उन कटरों को जरूर मार सकते थे। सारी व्यवस्था को कर देने के बाद में 7 मई सन 1977 को बड़ी गोदी का जो गांव है वहां से इन शिकारी को सूचना मिली कि एक कटरे को वहां बंधे हुए जो कटरा था उसको उस गुलदार के द्वारा मार दिया गया है। सूचना मिलने पर दोनों शिकारी जब बड़ी गोदी गांव में पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने मरे हुए कटरे की बॉडी का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि उसके कटरे के गले पर केनाइन के 4 निशान पूरे गहरे बने हुए थे। उन निशानों को देख करके उन शिकारी को अंदाजा हो गया कि इस कटरे को किसी नॉर्मल गुलदार के द्वारा मारा गया है। 10 मई सन 1977 को कोली गांव के जंगलों के पास जो कटरा बांधा गया था वो उस गुलदार के द्वारा मार डाला गया और इसकी सूचना सुबह ही जो शिकारी हंटर वायलर थे और इमाम उनको भिजवा दी गई। और सूचना मिलते ही दोनों शिकारियों ने अपने 5 सहयोगियों को लिया और इस प्रकार कुल 7 जनों की ये जो पार्टी थी यह हनुमंतिया से होते हुए कोली गांव की तरफ चल दी। कोली गांव जिस जगह ये शिकारी रुके हुए थे वहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था
और ये जो कोली गांव था, ये जो पहाड़ी थी, पहाड़ी के मत्थे के ऊपर ये कोली गांव स्थापित था। और जो उन्होंने कटरा बांधा था वो उस कोली गांव से नीचे जो जंगल जाता था उसके रास्ते पर उन्होंने बांधा था। और 10 मई का शरीर को जला देने वाली गर्मी वाला दिन था। कोली गांव तक जाने वाला जो रास्ता था वो बहुत ही तंग था और बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला था। और 10 मई 1977 का जो दिन था वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि फफोले डाल देने वाला वो गर्म दिन था। और पसीने से लथपथ और थकान से चूर और सांस चढ़ जाने की वजह से बेहाल यह जो शिकारी दल था, ये गर्मी में कोली गांव की उस चढ़ाई की तरफ चलता चला गया। जो सड़क थी वो जंगलों के बीच में से गोल गोल घुमाव लेती हुई, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। और करीब 1-1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद में जब ये वहाँ पर कोली गांव पहुँचे और उस कटरे की बॉडी को उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो कटरा है ये उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा ही मारा गया है, क्योंकि उसके गले पर जो निशान थे उनको देखते ही इन शिकारियों को तुरंत समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस गुलदार के द्वारा केवल 1-2 पौंड ही मांस खाया गया था, ज़्यादा मांस नहीं खाया गया था। कटरे को मारने के बाद में थोड़ा सा मांस खाकर गुलदार चला गया था। अब गुलदार के इस प्रकार उस कटरे को मारने के बाद में बिना खाए छोड़कर चले जाने का एक ही मतलब था कि इस कटरे को जब इस गुलदार के द्वारा मारा गया है तो ये गुलदार जरूर किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ होगा। अब उस डिस्टर्बेंस को वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब जो शिकारी थे वो उस कटरे की बॉडी के पास खड़े थे, तभी उनका ध्यान पड़ा। उन्होंने देखा कि जहां पर वो कटरा पड़ा हुआ था उससे ऊंचाई पर कोली गांव था और उससे नीचे की तरफ जो रास्ता घाटी में जाता था वहां पर वो कटरा बंधा हुआ था। और जहां पर वो कटरा बंधा हुआ था वहां से कोली गांव बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, जो कि 100-125 मीटर की ऊंचाई पर था। और सुबह जब गांव के लोग उठे होंगे और गांव में हलचल हुई होगी और उस गुलदार ने जब कटरे को मारा होगा, जब वो खाने की उसने कोशिश की तो उसकी निगाह कोली गांव में लोगों के ऊपर पड़ी होगी, क्योंकि सुबह होने पर जब लोग उठे थे तो गुलदार की जो निगाह होती है वो बहुत तेज होती है। और उन लोगों को देख करके गुलदार डिस्टर्ब हो गया होगा और वहां से उस कटरे को छोड़ करके वो गुलदार वहां से निकल गया। अभी इमाम सोच ही रहे थे कि कोली गांव में जो गुलदार है उसको ढूंढने के लिए हाका करवाया जाए या ना करवाया जाए। लेकिन बाद में उन्होंने यह डिसीजन लिया कि जब गुलदार ने कटरे की बॉडी को खाया ही नहीं है तो हो सकता है वो डिस्टर्ब होने की वजह से कहीं दूर निकल गया हो। यह सोच करके उन्होंने हाका कराने का जो निर्णय था उसको टाल दिया और उसके बाद वो हनुमंतिया की तरफ वापस लौट आए। जब वो हनुमंतिया की तरफ अपने पड़ाव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनको सूचना मिली कि एक गुलदार के द्वारा बड़ेत के गांव में एक गाय को मार डाला गया है। अब ये जो शिकारी दल था वो हनुमंतिया से तुरंत बड़ेत गांव की तरफ चल दिया और वहां जाकर के उन्हें सूचना मिली कि ये जो गाय मारी गई थी ये गांव की दूसरी गाय के साथ जंगल में चरने के लिए गई थी। और उसके बाद में बाकी गाय तो वापस आ गई थी, लेकिन वो जो एक सफ़ेद रंग की गाय थी वो वापस नहीं आई। और उसको ढूंढने की जो हिम्मत थी वो भी गांव वालों की नहीं हुई, क्योंकि शाम का धुंधलका छाने लगा था और मानवभक्षी गुलदार की वजह से उन्होंने उस गाय को ढूंढने का जो काम था वो सुबह पर डाल दिया। और इसकी सूचना जो शिकारी थे इमाम और वायलर उनको पहुंचा दी गई। और जब यह शिकारी दल उस बड़ेत गांव में पहुंचा और उस गाय की बॉडी के पास वो पहुंच गया फाइनल, तो उन्होंने देखा कि वो जो गाय है वो उस मानव भक्षी गुलदार के द्वारा ही मारी गई है। सारी पिक्चर उनको बिल्कुल क्लियर होगी कि वो जो कटरा था जो कि कोली गांव में उस गुलदार के द्वारा मारा गया था और वहां से डिस्टर्ब होकर के वो जो मानवभक्षी गुलदार था वो सीधा बड़ेत गांव की तरफ चल दिया और वहां के जंगल में उसने जाकर के दिन में आराम किया। और शाम को जब उसने देखा कि गायों का एक झुंड जंगल के किनारे चल रहा है तो उसमें से उसने एक गाय को पकड़कर मार डाला और बाकी गाय तो गांव में पहुंच गई, लेकिन वो जो एक गाय थी वो नहीं पहुंची और उसकी बॉडी में से उस गुलदार के द्वारा अच्छा खासा मांस खाया गया था। 10 से 15 किलो मांस उस गुलदार के द्वारा खा लिया गया था, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है
एक आम गुलदार के द्वारा जो मांस है वो करीब 8-10 किलो ही खाया जाता है। इसका मतलब साफ था कि वो गुलदार भूखा था। कटरे को मारने के बाद में उसने जब इस गाय को मारा और उसने करीब 10-15 किलो मांस खा लिया था, और उस गुलदार के अभी भी इस जंगल में ही होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि गुलदार अपने मारे हुए शिकार पर अवश्य लौट करके आते हैं। जहां पर उस गाय को गुलदार के द्वारा खींच करके ले जाया गया था जंगल में और खाया गया था, उस जगह के आसपास जो शिकारी इमाम थे और जो शिकारी वायलर थे, उनको बिल्कुल साफ मेल गुलदार के पगमार्क नजर आ रहे थे, और वो बड़े आश्चर्य में थे। वो अभी तक यही सोच रहे थे कि ये जो गुलदार है मानवभक्षी, यह एक फीमेल गुलदार है, क्योंकि पहले जो 3 शिकारी थे उन्होंने एक बच्चे को मार डाला था जो इस मानवभक्षी गुलदार के साथ थे। आप मेरे पिछला वाला आप पार्ट देखोगे तो उसमें आपको यह स्टोरी पता चलेगी कि किस प्रकार उस मानवभक्षी गुलदार के एक बच्चे को शिकारी के द्वारा मार डाला गया था, और तभी से यह धारणा बन गई थी कि यह जो गुलदार है यह एक फीमेल गुलदार है। लेकिन यहाँ पर तो उनको एक मेल गुलदार के बिल्कुल साफ पगमार्क नजर आ रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि यह वही मानवभक्षी गुलदार था, क्योंकि उस मरी हुई गाय के गले पर वैसे ही दांतों के निशान नजर आ रहे थे जैसे कि उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा मारे गए इंसानों के शरीरों पर नजर आए थे। और यहाँ से यह शिकारी बड़े असमंजस में पड़ गए, और यह पूरा इनको अंदाजा हो गया था कि यह एक फीमेल मानवभक्षी ना होकर के एक मेल गुलदार है। और यहाँ से एक खास उनको जानकारी मिली, और यह दूसरा सूत्र उनको मिल गया कि यह एक मेल गुलदार का काम है। इसके बाद उन्होंने बड़ेत के उन जंगलों में घाका कराने का निर्णय लिया, क्योंकि गुलदार ने अगर 10 से 15 किलो मांस खाया है तो इसका मतलब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के ही यहाँ से गया है, और वो बड़ेत के आसपास के जंगल में ही कहीं दिन बिताने के लिए किसी झाड़ी में किसी गुफा में जरूर सोया होगा। और गुलदार के पगमार्कों का पीछा करने के बाद में उन्होंने पाया कि यह जो गुलदार है यह बड़ेत के जंगलों से होते हुए गैडा गदेरा के जो जंगल था, गैडा गदेरा का वही जंगल जहां पर की प्रसन्ना की बॉडी को वो गुलदार खींच करके ले गया था मारने के बाद में मुनि पुजारी गांव से, उसी गैडा के गदेरे की तरफ उस गुलदार के पगमार्क जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने गांव वालों से बात की और उनको बोला कि उन्हें 30-35 इंसानों की जरूरत है, और 5-6 जने वो भी अपने साथ लेके आए थे। और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि इस जंगल के आसपास हाका कराया जाए। हाका दरअसल में एक ऐसा काम होता है जिसमें जो शिकारी होते हैं या तो पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, या किसी चट्टान की ओट में छिप जाते हैं, या किसी झाड़ी के अंदर छिप करके राइफलों के साथ बैठ जाते हैं, और बाकी जो 30, 40, 50 या 100 आदमियों का ग्रुप जो होता है वो फैल करके शोर मचाता हुआ जो जानवर होता है जिसका शिकार करना होता है उनको उन शिकारियों की दिशा की तरफ धकेलता है। और शोर मचाने से जो जानवर होता है वो धीरे धीरे उन शिकारी की तरफ ही बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाके में वो जो शिकार करने वाला जो जानवर होता है, यानी गुलदार या बाघ या लायन, जो भी जिसका भी शिकार करना होता है, जिसका हाका किया जाता है, उसका जो ध्यान होता है वो सारा उन हाके वालों की तरफ ही रहता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है। बार बार वो पीछे मुड़कर रहता है, पीछे मुड़कर देखता रहता है, और सामने की तरफ उसका इतना ध्यान नहीं रहता। और शिकारियों के सामने जब वो जानवर आता है तो बड़ी आसानी से उन शिकारियों के द्वारा निशाना बना लिया जाता है। और अब इमाम व वायलर हाथों में राइफल थामे जंगल के उत्तरी छोर पर एक बड़ी चट्टान की ओट में खड़े हो गए। हाके वाले शोर मचाते हुए कुछ लोग कनस्तर साथ में लाए थे, और वो कनस्तरों को बजाते हुए गैडा के गदेरे नाले से शुरू होकर वायलर व इमाम की दिशा की तरफ चले। तो गैडा का गदेरा था, यानी एक जंगली नाला, उसके किनारे से हाका शुरू किया गया। और हाका शुरू करते ही बहुत जोरों से शोर होना शुरू हो गया जंगल में, और जोरों से कनस्तर बजाते हुए वो जो 40-50 आदमियों का झुंड था वो फैल करके धीरे धीरे आगे की तरफ उस दिशा की तरफ बढ़ने लगा जिस दिशा की तरफ नॉर्थ साइड में दोनों शिकारी एक चट्टान की ओट में छिप करके खड़े हुए थे। और हाका शुरू होते ही जंगल में तूफान आ गया। पेड़ों पर बैठे हुए पंछी घबरा करके आकाश की तरफ उड़ चले। पेड़ों के ऊपर बैठे हुए लंगूर और बंदर और ऊंची डालियों पर चढ़ करके घबरा करके बैठ गए। हाका शुरू होने के बाद में घनी झाड़ियों में सोया हुआ गुलदार था जो वो चौंक करके उठकर खड़ा हो गया। ये जो कनस्तर की आवाजें थी और जो शोर की आवाजें थी, इस आवाजों का वो गुलदार जो मानवभक्षी गुलदार था वो अभ्यस्त था, वो यूज्ड टू था।
क्योंकि जब इस गुलदार के द्वारा किसी भी इंसान का शिकार किया जाता था, उसके बाद जो रेस्क्यू पार्टियां थी वो ठीक इसी प्रकार से शोर मचाते हुए आगे बढ़ती थी, और इन आवाज़ों का, इन शोर का वो जो गुलदार था वो काफ़ी अभ्यस्त हो गया था। चौंक करके जब गुलदार उठा और उसने देखा कि बहुत सारे लोगों का जो झुंड है वो शोर मचाता हुआ उसकी दिशा की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि उस समय जो गुलदार था वो एक झाड़ी में सोया हुआ था। हाके वालों ने उस मानव बख्शी गुलदार की शांति को भंग कर दिया था, और शांति भंग हो जाने की वजह से वो जो गुलदार था वो चिढ़ गया था, और क्रोध की प्रतिमूर्ति बना हुआ वो आदमखोर गुलदार अपनी आरामदायक झाड़ी में से निकला और क्रोध में गुर्राकर वो हाके वालों की दिशा की ओर ही जा बढ़ा। जैसे ही गुर्राकर वो गुलदार उन हाके वालों की दिशा की तरफ बढ़ा, और हाके वालों ने जब गुलदार को देखा कि गुलदार उनकी तरफ ही क्रोध से गुर्राता हुआ बड़ा चला आ रहा है, तो जो हाके वाले थे वे घबरा गए, और घबराहट की वजह से हाके वालों ने अचानक से शोर मचाना बंद कर दिया, और वो एक जगह वहीं पर खड़े हो गए जहां पर वो खड़े थे। और इस अचानक से शोर बंद हो जाने की वजह का जो लाभ था वो गुलदार ने उठाया। जो चाहता था गुलदार वो हो गया। गुलदार धमका करके उन हाके वालों को चुप कराना चाहता था, क्योंकि गुलदार वैसे भी इस सभी घटनाओं का आदी था, उनका पीछा किया जाता था, और कई बार उसने सर्च पार्टियों को ऐसे ही धमका करके भगा दिया था या रोक दिया था। और यहाँ पर भी उसने जब जोरों से गुर्रा करके उनको धमकाया तो जो हाके वाले थे वो रुक गए, और उनके रुकते ही दो हाके वालों के बीच में जो 25-30 फीट का गैप था वहां से गुलदार बड़ी तेजी से निकल करके उस गैडा गडेरे की तरफ ही भाग गया। जो गैडा का गडेरा पीछे की तरफ छूट गया था, जहां से उन हाके वालों ने अपना हाका शुरू किया था। गुलदार के इस तरह से हाके को तोड़ करके निकल जाने की वजह से वहां पर वैसे भी एकदम से शांति छा गई थी, क्योंकि जब गुलदार क्रोध से गुर्राया था तो उस गुर्राहट को उन शिकारियों ने भी सुना था, और उनको ऐसा लगा कि गुलदार अब अपनी झाड़ी में से निकल करके उनकी दिशा की तरफ बढ़ेगा, और वो सावधान होकर के अपनी राइफलों को थाम करके आने वाले गुलदार को गोली मारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब अचानक से हाके का शोर बंद हो गया तो वो बहुत हैरान हुए कि ये एकदम से जो हाके वाले इतने जोरों से शोर मचा रहे हैं वो एकदम से चुप क्यों हो गए हैं। वायलर और इमाम ने दूर से उस बाघ को जाते हुए भी देख लिया था। उस बाघ ने उन शिकारियों को गोली चलाने का कोई मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि भागता हुआ वो गुलदार काफी दूर था और वहां से दूरी से निशाना लेने में काफी मुश्किल थी। और इसके अलावा भागते हुए गुलदार की चाल में सावधानी के साथ साथ बहुत स्फूर्ति भी झलक रही थी, और इस प्रकार गुलदार उन शिकारियों की रेंज से बाहर हो गया। अब इमाम ने हाका लगाने वाले लोगों को कहा कि उन्हें अपना हाका इस तरह से नहीं रोकना चाहिए था। गैडा का गधेरा था, उसकी मैं थोड़ी सी आपको मैप, थोड़ा सा नक्शा बताता हूं कि सांप की तरह उतरता हुआ पहाड़ी से जो गधेरा था वो जा रहा था, और एक घाटी बना रहा था। उसके दोनों तरफ पहाड़ियां थी और नीचे वो घाटी बना रहा था, और उत्तर की तरफ से वो गधेरा आता था। क्योंकि ये जो हिमालय के जो पहाड़ हैं, ये जैसे जैसे हम उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं ये उनकी चोटियां और ऊंची होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे हम दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों की जो हाइट है वो कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे मैदानी और भाबर का इलाका शुरू हो जाता है। और वो जो गधेरा था वो नॉर्थ से उतरता हुआ, चलता हुआ, रन करता हुआ साउथ की तरफ बह रहा था, और नॉर्थ साइड में उस गधेरे के आसपास बहुत बड़ा चट्टानी इलाका था। जगह जगह चट्टानें पड़ी हुई थी, बीच में झाड़ियां थी, जंगल था, और शिकारियों को पूरी उम्मीद थी कि उन्हीं जंगलों में, उन्हीं झाड़ियों में, चट्टानों में कहीं गुलदार छिप गया होगा। अब उन्होंने दोबारा से हाका कराने की सोची, और जिस दिशा की तरफ वो गुलदार गया था उस दिशा के दूसरी तरफ से उन्होंने उस गुलदार को हाका करके इन शिकारी की तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। और ये जो शिकारी थे ये उस गैडा गधेरे के किनारे पर एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप करके खड़े हो गए, और उत्तर दिशा की तरफ से अब जो हाके वाले थे उन्होंने जोरों से हाका करना शुरू कर दिया नदी के साथ साथ। यह नदी मतलब उस गधेरे के साथ साथ में, और उत्तर से चलते हुए वे धीरे धीरे नीचे उतरते गए और चट्टानी प्रदेशों को पार करते गए और जोरों से शोर मचा रहे थे। और गुलदार वहीं कहीं छिपा बैठा था, और गुलदार की छठी इंद्री ने भी उसको बता दिया था कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है।
इसलिए वो जो गुलदार था वो उन शिकारी की तरफ ना जाकर के उस नदी के पैरेलल ही साउथ दिशा की तरफ बड़ी तेजी से भागा। वो जो आदमखोर गुलदार था वो वायलर शिकारी से 200 गज की दूरी पर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की तरफ गैदा के गधेरे के साथ साथ वो भागता चला गया। और 200 गज दूर से जब वायलर ने उस आदमखोर गुलदार को देख लिया तो उन्होंने तुरंत एक के बाद एक 3 फायर किए। और जब 3 फायर करने के बाद में वो गुलदार था वो थोड़ा और आगे निकला तो अब वो इमाम की निगाह में भी आ गया और इमाम ने भी तुरंत 2 फायर उस गुलदार के ऊपर कर दिए। इस प्रकार उस भागते हुए गुलदार पर 5-5 गोलियां चलाई गई थी। 3 गोलियां तो वायलर के द्वारा चलाई गई और 2 गोलियां इमाम के द्वारा चलाई गई। और गोली लगने के बाद में उन्होंने देखा कि गुलदार उसी तरह बड़ी तेजी से जंगल के अंदर वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया है। और गोली मार देने के बाद में जब गोलियों की आवाज उन हाके वालों ने सुनी तो उनको भी यह अंदाजा हुआ कि गुलदार को गोली मार दी गई है शिकारी के द्वारा, और उन्होंने भी हाका बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस गुलदार को जब इन शिकारी के द्वारा गोली मारी गई थी तो उस गुलदार के पीछे का जो जंगल था वहां पर किसी भी तरह का कोई हाके वाला नहीं था, इसलिए उनको गोली लगने की कोई संभावना नहीं थी किसी भी इंसान को। और गोली मार देने के करीब 10-15 मिनट के बाद में ये दोनों शिकारी आगे जाकर के उस एरिया की जांच करना चाहते थे जहां पर से गुलदार गायब हुआ था, और वो देखना चाहते थे कि गुलदार को गोली लगी है या नहीं लगी है। जब वे उस दिशा की तरफ बढ़ने लगे तो इतने में तेजी से भागते हुए हाके वाले भी आ गए। और तब इन शिकारी ने हाके वाले को बोला कि तुम लोग यहीं पे रुको, आगे नहीं आना, क्योंकि हो सकता है गुलदार को गोली लग गई हो, और अगर गुलदार गोली से घायल हो गया होगा तो फिर वो घायल जो गुलदार है वो हमलावर जरूर होगा, क्योंकि घायल होने के बाद जो गुलदार होता है उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और तब वो अपनी जान की बाजी लगा करके चाहे वो इंसानों का कितना भी बड़ा झुंड हो उनके ऊपर हमला कर देता है। और इसके अलावा 30, 40, 50 इंसान अगर आगे बढ़ेंगे तो गुलदार के जो पगमार्क हैं या उसके जो खून के निशान हैं वो भी मिट सकते थे। इसलिए इन शिकारियों ने उन आंखें वालों को वहीं रुके रहने को कहा और बड़ी सावधानी से बंदूक के पहरे में दोनों शिकारी उस दिशा की तरफ बढ़े जहां से गुलदार गायब हुआ था। और वहां पर जब उन्होंने काफी देर तक खोजबीन की लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई खून का निशान नहीं मिला। कुछ पगमार्क उन्हें जरूर वहां पर मिले उसी मेल गुलदार के, उसी मानवभक्षी गुलदार के, लेकिन उसके आगे का जो इलाका था वो सारा पथरीला और चट्टानी इलाका था और उन्हें किसी भी तरह के कोई पगमार्क नहीं मिले। और इस प्रकार वो जो चालाक गुलदार था वो इन शिकारियों की पहुंच से बाहर हो गया। और इसके बाद इस सारे अभियान में ये जो शिकारी दल था ये काफी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक गया था और उन्होंने अब इस गुलदार का पीछा करने के बारे में नहीं सोचा। और वैसे भी इस गुलदार का पीछा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो गुलदार घने चट्टानी जंगलों में निकल गया था। अब दोनों शिकारी जीप से दुगड्डा की तरफ चले आए। अब इस मानवभक्षी गुलदार को वायलर के द्वारा 2-2 बार अच्छी तरह से देख लिया गया था और उसके पगमार्क भी उन्होंने बड़े क्लियर तरीके से देख लिए थे, बड़े क्लियर पगमार्क उन्होंने देखे थे। और इन चीजों को देखते हुए वायलर ने अंदाजा लगाया कि ये जो गुलदार था ये एक बड़े साइज का मेल गुलदार था जो कि अपनी जवानी की अवस्था को छोड़ करके बुढ़ापे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हाके वाली घटना के करीब 6 दिन के बाद 20 मई सन 1977 को जो हैवल नदी के किनारे जिस कटरे को बांधा गया था उस कटरे को उस गुलदार के द्वारा, आदमखोर गुलदार के द्वारा मार डाला गया। और उस कटरे को मारने के बाद में वो गुलदार उस कटरे को खींच करके वहां से करीब 250-300 गज दूर एक झाड़ी के अंदर ले गया और वहां पर उसने कुछ पौंड उसका मांस खा करके उसके बाद में वो अपना दिन बिताने के लिए जंगल में किसी गहरी झाड़ी में वो सोने के लिए चला गया। शाम के 4 बजते ही जब भूख ने उस गुलदार को दोबारा सताया तो वो गुलदार अपनी छिपने की जगह से उठा और सीधा अपने शिकार की तरफ गया जहां वो झाड़ी के पास वो उस शिकार को छिपा करके आया था। और वहां पर बैठा हुआ शाम के करीब 4-4:30 बजे का वक्त होगा वो गुलदार अपना शिकार खा रहा था। और उससे करीब 40-50 फीट की दूरी पर एक जंगली पगडंडी गांव की तरफ जाती थी और उसी जंगली पगडंडी पर एक चरवाहा, बूढ़ा चरवाहा अपनी एक गाय के साथ में बड़ी तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने गांव के पास दिन छिपने से पहले ही पहुंच जाना चाहता था क्योंकि वहां पर
आदमखोर गुलदार का पूरा आतंक था। वो जो गाय थी वो तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी और वो जो बूढ़ा चरवाहा था वो उस गाय से करीब 10-15 फीट की दूरी पर पीछे चल रहा था। हालांकि वो जो चरवाहा था वो काफी कोशिश करता था कि गाय के वो पास रहे, लेकिन गाय ने अपनी चाल तेज कर रखी थी, जैसे उस गाय को भी उस आदमखोर गुलदार का डर सता रहा हो। और वो गाय तेजी से जंगल के बीच में से निकल करके गांव में पहुंच जाना चाहती थी। और जैसे ही वो गाय उस झाड़ी के पास से निकली, जिस झाड़ी में बैठा वो गुलदार अपना शिकार खा रहा था, गाय और बूढ़े चरवाहे की चलने की आवाजों को सुन करके उस गुलदार का ध्यान भंग हुआ और वो डिस्टर्ब हुआ। उसको लगा कि कहीं ये लोग उसके शिकार को छीन ना ले जाएं या उसको डिस्टर्ब ना करें, तो उस गुलदार ने तुरंत अपने शिकार को छोड़ा और झाड़ियों में रेंगता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ा। और आगे बढ़ करके उसने उस गाय को जाकर के गले से पकड़ लिया। उस बूढ़े चरवाहे के सामने ही उस गुलदार ने उस गाय के गले में अपने दांत गड़ा दिए और उसको नीचे गिरा दिया। और जो बूढ़ा चरवाहा था वो सिर पर पैर रख करके वापस उल्टे दिशा की तरफ ही भाग गया और वहां से एक लंबा चक्कर लगा करके अपने गांव में पहुंचा और वहां पहुंच करके उसने उस घटना के बारे में बताया। और यहाँ पर जो गुलदार था उसने उस गाय को मार डाला और मारने के बाद में उसने उस गाय को वहीं छोड़ दिया। ना तो उसने उसको घसीटने की कोशिश करी, ना उसको उसने खाया, बल्कि उस गाय को मारने के बाद में वो सीधा अपने उसी कटरे के पास ही गया, जो बचा हुआ जो कटरा था, और वहां जाकर के उसने अपना भोजन किया और उसके बाद में वो वहां से गायब हो गया। और जब इस घटना की सूचना वायलर को मिली तो वो घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पाया कि गाय को वैसे ही छोड़ दिया गया है। और आसपास की झाड़ियों में जब उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की तो वहां से करीब 60-70 फीट की दूरी पर उन्हें कटरे की आधी खाई बॉडी मिली और वहां पर उसके जगह जगह पगमार्क भी मिले, उस गुलदार के बैठने के निशान भी मिले। और उससे उनको ये अंदाजा हो गया कि ये जो गुलदार था इसने डिस्टर्ब होकर के ही इस गाय को मारा है। और इस गाय की जगह वो चरवाहा उस गाय के बिल्कुल पास में होता या उस गाय से आगे होता तो हो सकता है वो मानवभक्षी गुलदार इस चरवाहे को भी जरूर मार डालता, क्योंकि इंसानों को मारने में तो वो एक्सपर्ट हो ही चुका था। और इस घटना के बाद में उस आसपास के जंगल में वायलर के द्वारा हाका कराया गया, लेकिन उस हाके का कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद वायलर ने इमाम को बोला कि इस कटरे की बॉडी के पास में मचान बांध करके रात को शिकार करने का इस गुलदार का अच्छा अवसर है, लेकिन हमारे पास रात का परमिट नहीं है, इसलिए रात के परमिट के बारे में सोचा जाए और रात का परमिट अप्लाई किया जाए। इसके बाद 24 मई सन 1977 को जो रात के परमिट के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई। 25 मई सन 1977 को तिमली के जंगलों में जो कटरा बांधा गया था उसको उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा मार डाला गया। और उस समय ये जो शिकारी दल था ये बड़ेथ में रुका हुआ था और तुरंत तिमली से इनको सूचना भिजवा दी गई बड़ेथ के अंदर। और जब उस मानवभक्षी गुलदार के द्वारा तिमली के जंगलों में इस कटरे को मारे जाने की सूचना मिली तो तुरंत शिकारी दल तिमली के जंगलों की तरफ उस घटना स्थल की तरफ चला गया। और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि गुलदार के द्वारा उस कटरे को मारने के बाद में उसकी जो रस्सी थी उसको दांतों से काट करके वो उसकी बॉडी को घसीट करके 250-300 गज दूर जंगल के अंदर ले गया है। उसके घसीटन के निशानों का पीछा किया गया और पीछा करने के बाद में उन्होंने देखा कि कटरे की बॉडी से करीब 8-10 किलो मांस खा लिया गया है और बाकी जो कटरा है वो झाड़ी के अंदर छिपा करके रखा गया है। अब इमाम ने तुरंत डिसीजन लिया कि इसके आसपास अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए तो वहां पर मचान बांध करके बैठा जाए। और काफी देखभाल करने के बाद में वहां से करीब 20-25 गज की दूरी पर साल का एक पेड़ था, उसकी 2 शाखाएं वी शेप बना रही थी। उस वी शेप के बीच में आनन फानन में एक मचान बांधा गया जो जमीन से 20-22 फीट की ऊंचाई पर था। जब वायलर उस साल के पेड़ के ऊपर मचान के ऊपर 20-22 फीट की ऊंचाई पर जा करके आराम से बैठ गए, तब 8-10 जनों का एक ग्रुप आया बकरी को लेकर के। जिस जगह कटरे की आधी खाई बॉडी झाड़ी में पड़ी हुई थी उससे करीब 8-10 फीट आगे एक अस्पष्ट सी पगडंडी थी, जंगली रास्ता था जो कि जंगल के अंदर घूमता हुआ नीचे घाटी में उतर जाता था। और घाटी का मतलब कि जैसे पहाड़ी नीचे उतर रही है तो वो उस पहाड़ी
दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है उसको घाटी बोलते हैं। उस घाटी के अंदर में वो रास्ता नीचे जंग उतर जाता था और वो जो घाटी थी वो घने जंगलों से छाई हुई थी। और बकरी को बांधने के बाद में वो जो लोग थे वो ऊंची आवाज में बोलते हुए वहां से खिसक गए, ताकि अगर गुलदार कहीं आसपास हो तो उसको ये लगे कि ये लोग बकरी को भूल गए हैं और चले गए हैं। इस जगह बकरी को बांधा गया था उसके आसपास के जंगल में कहीं गुलदार को होना चाहिए था। अगर गुलदार वहीं होगा तो जरूर वो मचान के सामने से निकलेगा। मई के महीने का जो सूरज था वो धीरे धीरे चलता हुआ पहाड़ों की ओट में चला गया। पहले तो धूप की तेजी कम हुई, फिर दिन फीका हो गया। पेड़ों की जो छायाएं थी वो लंबी होती चली गई और अंत में हल्का अंधेरा चारों तरफ छा गया। दिन भर आकाश में आजाद उड़ने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में आ गए। धीरे धीरे अंधेरे की जो काली चादर थी वो और काली होती चली गई और सारा जंगल, पहाड़, पेड़, घाटियां काले रंग में छिप गई। पेड़ों की डालों पर बैठे हुए पंछी जो चहचहा रहे थे, बोल रहे थे, अपने जीवन के गीत गा रहे थे, उनकी आवाजें एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छा गया। केवल झींगुरों और कीट पतंगों की, इंसेक्ट की आवाजें ही आ रही थी। तभी अचानक से उसी तंग घाटी की दिशा से एक डरा हुआ लंगूर बोलने लगा। जब लंगूर बोलने लगा तो जो वायलर थे वो सावधान होकर के बैठ गए, क्योंकि जो लंगूर होता है उसकी जो कॉल होती है वो 100% ठीक होती है। और यही नहीं, वो जो लंगूर है ये गुलदार को देखकर ही नहीं बोलता, ये टाइगर को देखकर भी बोलता है। और लंगूर की कॉल को सुनने के लिए जो वायलर थे वो सावधान होकर के बैठ गए और आंखों का काम उन्होंने कानों से लेना शुरू कर दिया। लंगूर के बोलने के 15-20 मिनट के बाद ही अब गुलदार ने बोलना शुरू कर दिया। और गुलदार लगातार बोल रहा था, जैसे वो गुलदार उस बोलने वाले लंगूर को चैलेंज दे रहा हो या उस लंगूर को ही डांट रहा हो। वायलर को दूर से हवा की तरंगों पर सवार होकर के गुलदार की ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई लकड़हारा लकड़ के बड़े लट्ठे पर आरा चला रहा हो। जैसे जैसे वो गुलदार वायलर वह बंधी हुई बकरी की दिशा की तरफ बढ़ रहा था, लगातार गुलदार के बोलने की आवाज और भारी और भयंकर होती चली जा रही थी। उसकी आवाज से रात की जो काली चादर थी उसमें एक प्रकार का कंपन सा पैदा हो रहा था और वो बेचारी बकरी जो वायलर की मचान से कुछ कदम की दूरी पर बंधी हुई थी, वो गुलदार की आवाज से घबरा करके रस्सा तुड़ाने की कोशिश में उछल कूद कर रही थी। और उस उछल कूद की आवाजें भी मचान के ऊपर बैठे हुए वायलर को साफ सुनाई पड़ रही थी। उसके गले में बंधी हुई जो घंटी थी बकरी के गले में, वो जोरों से घनघना रही थी और वायलर साफ समझ गए थे कि ये जो बकरी है ये गुलदार की आवाज को सुन करके वहां से भाग जाना चाहती है। और गुलदार के गले और बकरी के गले में जो बंधी हुई घंटी है, जब गुलदार इस बकरी को आकर के पकड़ेगा तो वे अचानक से घनघनाना बंद कर देगी। उससे वायलर समझ जाएंगे कि जो गुलदार है उसने बकरी को पकड़ लिया है। और इस प्रकार वो अपने कानों पर पूरा ध्यान दे करके अंधेरे में आंखें गड़ा करके बैठे हुए थे। वायलर अब पूरी तरह से सावधान होकर के बैठ गए थे और उन्होंने अपनी राइफल की जो नाल थी वो बकरी की दिशा की तरफ अंदाजे से कर दी थी। उनकी राइफल की नाल के ऊपर एक शक्तिशाली टॉर्च बंधी हुई थी और उन्होंने यह सोच रखा था कि जैसे ही उन्हें बकरी की धरपकड़ की आवाजें सुनाई देगी वो तुरंत टॉर्च को जला देंगे और उस गुलदार को गोली से मार देंगे। जो वो गुलदार था लगातार बोलता जा रहा था, उससे उन वायलर शिकारी ने अंदाजा लगाया कि वो गुलदार उस मचान से करीब 60-70 गज की दूरी पर नीचे घाटी की तरफ से वो गुलदार बोल रहा है। और वो गुलदार लगातार बोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और अब लंगूर की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। जैसे गुलदार के धमकाने से लंगूर भी चुप हो गया हो, या हो सकता है गुलदार को जब लंगूर ने देख लिया हो कि वो आगे की दिशा की तरफ बढ़ गया हो और अब उसे कोई खतरा नहीं है, तो वो चुप्पी लगा करके एकदम से बैठ गया। गुलदार लगातार बोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके बाद में गुलदार एकदम से खामोश हो गया। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे जंगल के अंदर छा गया। केवल कभी कभी बकरी की उछल कूद की आवाज ही कानों में आ लगती थी। और गुलदार के इस प्रकार खामोशी का एक ही मतलब था कि गुलदार यहाँ तो बड़ी सावधानी से आसपास के इलाके का पूरा जायजा ले रहा है उस शिकार की तरफ बढ़ने से पहले। यहाँ उस गुलदार को अंदाजा हो गया है कि कहीं आसपास इंसान है या कहीं शिकारी कोई बैठा हुआ है। तो गुलदार होता है वो बड़ा ही खामोश और घुन्ना जानवर होता है
और कभी भी अपने शिकार की तरफ जब गुलदार बढ़ता है तो वो अनावश्यक रूप से आवाज़ें नहीं करता, शोर नहीं करता। लेकिन अगर गुलदार अपने शिकार की तरफ बढ़ता हुआ आवाज़ करता है तो उसके कई कारण होते हैं। उनमें से पहला कारण यही है कि वो घोषणा करता है कि इस इलाके का जो स्वामी है वो ही है, और वो दूसरे गुलदारों को भी वार्निंग दे रहा होता है। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि गुलदार जब पुकारता है तो वो अपने मेट के लिए किसी साथी की तलाश कर रहा हो। और यहाँ पर यह भी हो सकता था कि उस गुलदार के साथ में एक बच्चा था। पहले तो उस गुलदार के साथ 2 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा तो शिकार के द्वारा मार डाला गया था, और हो सकता है वो उस बच्चे को पुकार रहा हो। इसके अलावा एक और ये कारण भी हो सकता है कि गुलदार ने शिकारी को बैठे हुए देख लिया हो, या किसी इंसान की प्रेजेंस को वो भांप गया हो, और इसके लिए गुलदार लगातार बोलता है ताकि वो देखना चाहता है उस इंसान की प्रतिक्रिया को। और उसके बाद में जो गुलदार है वो एकदम से खामोश होकर के छिप करके बैठ जाता है, और बड़ी देर तक वो बैठा रहता है। और इस प्रकार वो उस शिकारी के धेरे की प्रतीक्षा ले रहा होता है, जो शिकार के ऊपर, पेड़ के ऊपर शिकार करने के लिए बैठा होता है। और धेरे की इस प्रतीक्षा में हमेशा गुलदार ही विजेता साबित होता है। कुछ 1-2 मामलों में जब गुलदार की धेरे की परीक्षा जवाब दे जाती है तब वो आगे बढ़ता है और शिकारियों के द्वारा मार डाला जाता है। लेकिन अधिकांश मामलों में जो गुलदार होता है धेरे की परीक्षा में वही सफल होता है। और यहाँ पर भी वायलर जानते थे कि ये जो गुलदार है, ये जो खामोश हो गया है एकदम से, या तो इसने वायलर को भांप लिया है, या इसने इंसान की स्मेल को भांप लिया है, या इसको उस बकरी के अंदर कोई किसी तरह की कोई साजिश नजर आ रही है। क्योंकि वो तो यहाँ पर कटरे को छोड़ के गया था और बकरी वहाँ पर बंधी हुई खूंटा तोड़ाने की कोशिश कर रही थी, और खूंटा तोड़ाने की जो कोशिश थी वो अगर वायलर को आ रही थी तो गुलदार को भी जरूर आ रही होगी। और इस प्रकार जंगल में गुलदार बिल्कुल शांत हो गया, और वायलर भी बड़ी सावधानी से बैठे हुए थे, क्योंकि गुलदार जो है वो पूरा खामोश हो जाता है। खामोश होने के बाद में वो बिजली की तेजी से हमला करता है, और इस हमले को जानने के लिए ही वो जो वायलर थे वो खामोशी से अपने कानों को पूरा ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। राइफल की नाल उन्होंने बकरी की दिशा की तरफ कर रखी थी। वायलर बड़ी खामोशी से जंगल की आवाजों को सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी उनको अपने मचान की पीछे की दिशा से किसी इंसान की हल्की बातचीत की आवाज सुनाई पड़ी, और वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि जंगल की इस अंधेरी रात में ये इंसान कहाँ से आ गया है। और क्या इस इंसान को पता नहीं है कि यहाँ से 60-70 गज की दूरी पर एक आदमखोर गुलदार छिपा बैठा है, और थोड़ी देर पहले ही वो गुलदार जोरों से गुर्रा भी रहा था, बोल भी रहा था। और पहले तो जो वायलर थे वो समझ नहीं पाए कि इस भयानक जंगल के अंदर रात के समय में किसी इंसान का क्या काम हो सकता है। उनको ऐसा लगा कि शायद यह उनका वहम हो। लेकिन तभी हवा की तरंगों पर सवार होकर के इंसान की फुसफुसाहट की बातचीत की आवाज़ फिर आई, और इस आवाज़ को समझ करके उनको आइडिया लगा कि हो ना हो ये 2 इंसान हैं, एक आदमी की आवाज़ नहीं है। और वो दोनों आदमी उस मचान की दिशा की तरफ ही चले आ रहे हैं। वो सोच रहे थे कि इन 2 इंसानों की इतनी हिम्मत हो गई है कि उस जंगल में जहाँ पर दिन में भी इंसान या कोई चरवाहा या कोई गांव वाला जाने की हिम्मत नहीं करता, वहां पर ये रात के अंधेरे में दोनों इंसान चले आ रहे हैं। और थोड़ी देर में ही वो आवाज़ें स्पष्ट होती चली गई, और उन आवाज़ों को सुन करके उनको अंदाज़ा लगा कि उनमें से जो एक आवाज़ है वो तो उनकी जानी पहचानी इमाम की आवाज़ ही लग रही है। अब दूसरा उनके साथ कौन है ये उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। जो इंसानों की बातचीत वायलर को सुनाई दे रही थी वो गुलदार को भी सुनाई दे रही थी, बल्कि गुलदार को वायलर से पहले ही इंसानों की मौजूदगी का पता चल गया था। इसीलिए तो वो गुलदार अचानक से चुप हो गया था और किसी झाड़ी में वो दुबक गया था, और खतरे का अंदाजा लगाकर वो आदमखोर गुलदार जिधर से आया था उधर ही वो वापस चला गया। और अब वायलर ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 2 जने हाथों में टार्चे लेकर के उसकी मचान की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनमें से एक इमाम है और दूसरा है फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक। और ये जो वन रक्षक है इसकी ड्यूटी लगा रखी थी इमाम और वायलर का जो शिकार अभियान था उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए। और वो जो वन रक्षक था जैसे ही वो मचान के नीचे आया तो उन्होंने
वायलर को बोला कि जनाब आप नीचे उतर आइए, आपके पास दिन में शिकार करने का परमिट है, रात को शिकार करने का परमिट नहीं है, इसलिए आप रात को शिकार नहीं कर सकते, प्लीज आप नीचे उतर आइए। और उनके इस प्रकार बोलने से जो वायलर थे वो मचान से नीचे उतर आए और नीचे आकर के उन्होंने उन दोनों को बताया कि किस प्रकार अगर वो 10-15 मिनट और लेट आते तो उनके पास पूरी संभावना थी उस गुलदार को मार गिराने की, क्योंकि वहां से करीब 50-60 गज की दूरी पर ही वो गुलदार दुबका बैठा था और वो उस बकरी की दिशा की तरफ बढ़ रहा था। अगर आप लोग 10-15-20 मिनट लेट आते तो अवश्य आज उस मानव भक्षी गुलदार का शिकार हो जाता। लेकिन इसके जवाब में उस वन रक्षक ने बोला कि तुम्हारे पास रात को शिकार करने का परमिट नहीं है, जब आपके पास रात को शिकार करने का परमिट आ जाए तब आप रात को शिकार कर सकते हैं। और इस प्रकार ये तीनों जने सावधानियां बरतते हुए वापस कैंप की तरफ चले गए और इस प्रकार इस मानव भक्षी गुलदार को मारने का एक सुनहरा मौका हाथों से निकल गया। और इसकी वजह से जो वायलर थे वो काफी क्रोध भी महसूस कर रहे थे और बड़े खिन्न भी थे और बुरी तरह से वो झुंझलाए हुए थे। अब विधि का विधान देखिए, यहाँ उस आदमखोर बाघ की किस्मत को आप बोलिए कि उस रात को जब दोनों शिकारी अपने पड़ाव में पहुंचे तो अगली सुबह उनको डाक के द्वारा एक पत्र मिला और उस पत्र के अंदर उनको रात के शिकार करने का परमिट भी मिल गया था। ये जो रात के शिकार करने का परमिट था ये केवल उस घटना से कुछ घंटे बाद ही उनको वो पत्र मिला था। हालांकि जो परमिट था वो एक दिन पहले ही उनको इशू कर दिया गया था, लेकिन उस समय आज की तरह ना फोन होते थे ना किसी तरह की सुविधा होती थी और डाक को पहुंचने में भी कई दिन लगते थे। इस प्रकार उस मानव भक्षी गुलदार को रात को शिकार करने का जो परमिट उनको देरी से मिला, बाद में उस मानव भक्षी गुलदार के द्वारा क्या क्या घटनाएं की गई, क्या रात का परमिट मिल जाने के बाद में ये दोनों शिकारी उस गुलदार को मार पाने में सफल हुए या नहीं हुए, ये सब मैं अब आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।